हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शबनम खान। आज हम आपको आपकी क्लास 7th में विषय इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, भाग 2। ठीक है, अब भाग 2 हम आज आपका लेने वाले हैं क्योंकि पिछले पीरियड में हमने भाग 1 देखा था। ठीक है, भाग 1 देखा था। भाग 1 में हमने क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में कुछ मुद्दे देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण में क्या देखा था। आप लोग बता सकते हो कि क्या याद है आप लोगों को कि हमने क्या देखा था क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में। हाँ, चेर मलयालम भाषा का विकास, बिल्कुल सही, ये देखा था। ये एक मुद्दा था। हाँ, शासक परंपराएं, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोगों ने हम थोड़ा सा उसको आपको एक छोटे से सारांश में बताते कि हमने क्या देखा था कि क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में हमने पिछले पीरियड में सबसे पहले क्षेत्रीय संस्कृति में कैसे पनपी, कैसे उसमें सुधार आए, कैसे विकास हुआ, कैसे बदलाव हुआ, कहाँ से कहाँ तक की शुरुआत हुई, ये सब उसके अंतर्गत देखा। उसमें देखा कि भाई क्षेत्रीय संस्कृति क्या है, तो उसको जानने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि हमें अगर किसी का वर्णन करना हो तो हम सबसे पहले उसकी बोलचाल की भाषा की तरफ उस पर ध्यान देते हुए हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि भाई तमिल बोलने वाला इंसान तमिलनाडु से है ना, ये हमने देखा था ना। और फिर बाद में मतलब इसका तात्पर्य यही है कि हम किसी को भी परिभाषित उसका जब वर्णन करते हैं तो हम उसकी बोलचाल की भाषा, वेशभूषा, खान पान, इन सब से वो किस क्षेत्र का है इस पर हम हमारा ध्यान जाता है और हम समझ लेते हैं कि भाई ये इंसान इस क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ तक के हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि क्षेत्रीय संस्कृति कैसे पनपी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था, सबसे पहला मुद्दा जो हमारा था वो था चेर मलयालम भाषा का विकास। अब इसके अंतर्गत हमने चेर मलयालम भाषा के विकास के अंतर्गत चेर और मलयालम ये राज्य की भाषा है। मलयालम में मतलब चेर एक राज्य है जिसमें मलयालम भाषा ये सब बोली जाती है। फिर मलयालम में क्या भाषा क्या है ये सब उसमें देखते हुए हमने जो चेर और मलयालम भाषा का जो सह संबंध है उस पर हमने जोर दिया था। ठीक है, उससे हमने जाना था कि किस तरह से इस भाषा का विकास हुआ है और फिर बाद में ये कैसे क्षेत्रों में पनपी, यहाँ तक कि इसमें देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था शासक और परंपरा। ठीक है, अब शासक परंपरा में सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी शुरुआत हुई है, उसमें क्या देखा था, जगन्नाथ संप्रदाय, है ना। जगन्नाथ संप्रदाय जो पूरी उड़ीसा में जो है जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर हमने इसके अंतर्गत देखा था इस मंदिर में कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, ये मंदिर की पूजा कैसे लोगों तक के पहुँची और ये लोग इसको तीर्थ यात्रा का एक स्थान बनाकर इस मंदिर को पूजने लगे। और यहाँ पर शासक इस मंदिर पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि ये मंदिर पे नियंत्रण होने के बाद जनता खुद ब खुद उनके शासक को आसानी से स्वीकार कर लेगी। ठीक है, तो ये था हमारा भाग 1 में क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के अंतर्गत हमारे यहाँ तक के मुद्दे हुए थे। अब उसके आगे का ही भाग हम कंटिन्यू करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में आगे जानते हुए हम आगे का एक मुद्दा
लेंगे जिसका नाम है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। क्या है हमारा इसमें के अंतर्गत सबसे पहला मुद्दा, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। ठीक है, हमारा आगे का ये मुद्दा है। जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि क्षेत्रीय संस्कृति कैसे पनपी, क्या क्या था और क्या क्या हुआ, तो उसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, जिसमें हमने उसका आगे का अपना स्टेप है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। अब इसमें क्या है कि जो ये राजपूत लोग हैं इनके बारे में और शूरवीरों के बारे में, इनकी जो परंपराएं थी, इनकी क्या संस्कृति थी, ये क्या क्षेत्र से थे, इसके अंतर्गत हम इसमें वो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो राजपूत है, देखिए 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे उस क्षेत्र को, जहाँ 19वीं शताब्दी में जहाँ ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों का जो क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र को आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है। इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में राजपूतों के क्षेत्र में, यहाँ पर कौन सी शताब्दी बोला, 19वीं। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश लोग जब वहाँ पर उनका क्षेत्र हुआ करता था, वो क्षेत्र आज का उस क्षेत्र का अधिकांश जो भाग है उसे राजस्थान कहते हैं। ठीक है, वहाँ आज राजस्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थित है, तो फिर क्या है कि जो उसे ना राजपूताना कहते हैं, मतलब राजस्थान स्थित है और राजस्थान को क्या कहा जाता है, राजपूताना यहाँ जहाँ राजपूत लोग रहते हैं। ठीक है, राजपूताना कहते हैं। अब राजपूताना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझा जाता है कि वहाँ राजस्थान में वहाँ एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूत लोग रहा करते थे। लेकिन यह आंशिक सत्य है, क्योंकि ऐसे बहुत से राज्य आज भी है, ऐसे क्षेत्र आज भी है, ऐसे बहुत से राजपूत लोग आज भी है जो उनका जो समूह होता है वो आज भी उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं, राजपूत लोग। लेकिन राजपूत कहते हैं, यहाँ भी एक सत्य है कि आज राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लोग भी रहते हैं। तथापि यह माना जाता है कि जो राजपूत थे, राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। राजपूतों ने राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति दी है। क्या प्रदान की है? एक संस्कृति। ठीक है, तो राजपूतों ने ऐसा माना जाता है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, यहाँ के शासकों के आदेशों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। अब ये संस्कृति प्रदान की है राजपूतों ने राजस्थान को। अब ये संस्कृति जो है सांस्कृतिक है, ये सांस्कृतिक जो शासन है और ये जो इनके आदेश और अभिलाषाओं से क्या है, बहुत ज़्यादा गहरी जुड़ी हुई है। अब 18वीं शताब्दी में आज के राजस्थान के अधिकांश अधिकांश जो परिवार है वहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन रहा। कब?
1900 लेके से पहले यहाँ पर 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में क्या रहा, किसका शासक रहा? अधिकांश भाग पर एक विभिन्न परिवार के राजपूतों का शासन। ओके, तो यहाँ तक के हमने देखा कि भाई 18वीं शताब्दी में विभिन्न परिवारों के राजपूतों का शासन रहा था, जिसमें पृथ्वीराज जो राजपूत थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने अब यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद हम आ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं ना, राजपूत और शूरवीर की जो परंपराएं थी। तो अब यहाँ तक कि राजपूत के बारे में अब हम आगे बढ़ते हुए देखे थे। जो ये पृथ्वीराज है, ये ऐसे शासक थे, ये एक शासक है, ये ऐसे शासक थे जो शूरवीर हुआ करते थे। शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। कैसे संजोए रखते थे? और जिन शूरवीरों ने रण क्षेत्र में मृत्यु को गले लगाया, लड़ते लड़ाई के वक्त मृत्यु को गले लगाया और पीठ दिखाकर नहीं भागे, ऐसे शूरवीरों की बहादुरी का ये वर्ण किया करते थे। ठीक है, जो भी ये मृत्यु को वर्ण करते थे, ऐसे शूरवीरों की कहानियां पृथ्वीराज सराहते थे। और इन शूरवीरों की कहानियां राजपूतों के वक्त इन शूरवीरों की जो कहानियां हैं और काव्यों के एवं गीतों में सुरक्षित है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन शासक में इनका वर्ण किया। जो शूरवीर वर्ण करते थे, ये उनके अपने हृदय में उनकी जो बहादुरी है उसको सराय रखते थे, संजोए रखते थे। और इन शूरवीरों की क्या है, फिर शूरवीरों की जो ये शूरवीर हैं, तो शूरवीरों की जो कहानियां हैं, काव्य है, गीत है, वो गीतों में इनकी कहानियां, इनकी बहादुरी कहानियां में सुरक्षित है। अब इनकी जो कहानियां हैं, इनकी सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षित है। विशेष रूप से इनकी जो कहानी है, जैसे कि प्रशिक्षित जो इनकी कहानियां है, प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा लिखी गई है। अब चारण भाटों द्वारा लिखी गई जो ये कहानियां हैं, ऐसे जो गीत है जो चारण भाटों द्वारा लिखे गए हैं, शूरवीरों की जो स्मृति के लिए लिखी गई, उनकी याद में ये गीत लिखे गए हैं। और उनकी याद में लिखे जाने के साथ साथ एक मकसद ये भी था कि लोग, जो अन्य जनता है, अन्य लोग हैं, इनकी कहानियों को सुने और इनकी कहानियों को सुनने के बाद उससे आकर्षित हो और कुछ सीखे। उनकी कहानियों को सुनने के बाद अन्य जो लोग हैं सुनकर, और जो साधारण लोग भी इन कहानियों को से आकर्षित हो। और इन कहानियों में क्या था, नाटकीय स्थितियाँ थी। मतलब कहानियाँ थी लेकिन नाटकीय स्थितियाँ में एक ड्रामे की स्थिति में ये कहानियाँ थी। और स्वामी भक्ति थी, मित्रता थी, प्रेम था, शौर्य था, क्रोध था, आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। इनकी कहानियों में, शूरवीरों की कहानियों में ऐसी थी इनकी कहानियाँ, जो बहुत ही सुरक्षित ढंग से इनकी कहानियाँ और काव्य और गीतों द्वारा बोली जाती थी, जो आम जनता पर अच्छा असर करे। अब इन कहानियों में स्त्रियां जो थी, इनका भी बहुत रोल हुआ करता था। बल्कि रोल इनका स्त्रियों का ऐसा हुआ करता था कि ये एक लड़ाई का एक कारण बनी करती थी। स्त्रियां लड़ाई का कैसे कारण बना करती थी, जैसे कि
इन कहानियों में इनका ऐसा रोल होता था कि ये लड़ाई की वजह, लड़ाई का कारण बना करती थी। अब लड़ाई का कारण कैसे है कि कभी कभी यह भी चित्रित किया गया है इन कहानियों में कि जो स्त्रियां हैं वो शूरवीरों की पतियों का जीवन मरण में भी भाग लेती थी। भाग लेने की वजह से जो इनकी जो जब कोई पुरुष स्त्री को जीतने या उसकी रक्षा के लिए युद्ध करता था, लड़ाई करता था, इस प्रकार से वो स्त्रियां का इन कहानियों में रोल हुआ करता था। और उस वक्त जो सती प्रथा है, यानी जो विधवाओं अपने मृतक पतियों के लिए चिता पर ले जाती थी, ये सती प्रथा है ना। उन कहानियों में सती प्रथा है। सती प्रथा उस वक्त स्त्रियों ने खुद अपनाई थी। और इन कहानियों में उनकी सती प्रथा का भी जिक्र है। और शूरवीरों की जो बीवियाँ होती थी, पत्नियाँ हुआ करती थी, वो उनके शहीद होने के बाद, उनके मृत्यु के बाद सती प्रथा को अपना लिया करती थी। कुछ कहानियों में ऐसे उल्लेख है जिसमें स्त्रियां सती प्रथा को भी अपनाई है। इन कहानियों में बलिदान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको हम क्लियर कर दें, ये हमारा पॉइंट था जहाँ पर पृथ्वीराज जो थे वो शूरवीरों की जो बहादुरी थी उन पर वो बहुत उनके अपने हृदय में वो संजो के रखते थे, ऐसे वो शासक थे। अब ये शासक थे तो हृदय में संजो के रखने के साथ साथ जो शूरवीर थे उन जमाने के, तो वो क्या करते थे, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, तो शूरवीरों की कहानियाँ हम लोग लिखी हुई थी। और लिखने के चारण भाटों द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई थी, उन कहानियों में क्या हुआ करता था, शूरवीरों की बहादुरी का जिक्र हुआ करता था, जिसमें इनकी कहानियों में क्या क्या होता था, इनकी बहादुरी का उल्लेख होता था, बहादुरी के साथ साथ इनके बलिदान का। ठीक है, और इन कहानियों में स्त्रियों का भी रोल होता था। स्त्रियों का रोल होता था जो लड़ाई की वजह, लड़ाई के कारण कि एक स्त्री के कारण युद्ध हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ होता था। फिर इसमें सती प्रथा थी, सती प्रथा का भी उल्लेख किया है ना। तो ऐसे इस तरह से इन कहानियों में बलिदान, बहादुरी, सती प्रथा, स्त्रियों के का जो हिस्सा है वो भी बताया है। इस तरह से इन कहानियों में ऐसे उल्लेख किए गए हैं। तो ये था हमारा राजपूत और शूरवीरों की परंपराएं। ये मुद्दा, इस मुद्दे के बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे का मुद्दा। ठीक है, यहाँ तक के एक मुद्दा अपना समाप्त हुआ जो क्षेत्रीय संस्कृति को दर्शाता है, के निर्माण को दर्शाता है कि कैसे इसमें बदलाव आए और विकास है। हमारा अगला जो मुद्दा है वो है, हम इसके बाद अगला मुद्दा देखेंगे कि क्षेत्रीय सीमांतों से परे, जो क्षेत्रीय सीमांतों से परे। ठीक है, अब क्षेत्रीय सीमांतों से परे में हम देखेंगे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य की कहानी। ठीक है, अब क्षेत्रीय सीमांतों से परे हम लोग कथक नृत्य की कहानी देखेंगे, जिसमें हम कथक नृत्य की कहानी देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे अब जिक्र करते हुए हम देखेंगे कथक नृत्य की कहानी, जिसमें क्या है। अब कथक क्या है, ये नृत्य बोले तो डांस, कथक। अब डांस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार है कथक। ये आपने कथक डांस देखा होगा, जब आज भी है कथक डांस।
ठीक है। तो कथक डांस की कहानी या हम अगले पॉइंट, ये हमारा अगला मुद्दा है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कथक क्या है। कथक का मीनिंग अगर हम सागर लिए तो क्या है, नृत्य के रूप में कथा दिखाना। क्या होगा, नृत्य के रूप में कथा दिखाना, ये हुआ कथक। कथक का मीनिंग है नृत्य के रूप में कथा दिखाना, मतलब डांस के रूप में हम लोग कथा दिखाते हैं। कथा बोले तो कहानी दिखाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि यदि अब अपने शूरवीर देखें ना, यदि शूरवीरों की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिल सकती है, तो नृत्य की भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं देखी जा सकती है ना। तो इसीलिए आइए हम लोग आज नृत्य का इतिहास को देखेंगे, ठीक है। अब नृत्य के इतिहास को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि कथक के नृत्य के इतिहास के अंतर्गत हम कथक के इतिहास को देखेंगे कि कथक की शुरुआत कैसे हुई, क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के दौरान कथक का क्या महत्व रहा, ठीक है। अब कथक जो शब्द है, कथक यह एक नृत्य शैली है। क्या है कथक? यह है नृत्य शैली है जो उत्तर भारत, क्या है कथक एक नृत्य शैली है जो उत्तर भारत के भागों से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब जिसका उत्तर भारत के भागों से जुड़ी हुई है, जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं की कहानियों के लिए किया जाता है। मतलब कथक को संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाएं कहानी, मतलब अन्य भाषाओं की और संस्कृत की जो कहानियां होती है उसको बताने के लिए कथक का प्रयोग किया जाता है। बोला ना कि नृत्य के रूप में कथा दिखाना, मतलब कथक के दौरान कथक करते हुए हम उस कहानी को बताते हैं। तो बताते हैं जो नृत्य शैली में है कथक उत्तर भारत में, और संस्कृत और अन्य भाषाओं की कहानियों को बताए जाने वाले ये कथक है, ठीक है। इसका प्रयोग होता है कथक का, यहाँ तक कि हमने देखा। फिर उसके बाद जो उत्तर भारत के मंदिर, क्या हुआ कि देखो उत्तर भारत के जो मंदिरों में जो कथा सुनाने वाले हुआ करते थे उनकी एक जाति थी। उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वालों की एक जाति थी। उत्तर भारत के मंदिरों में क्या थी? कथा वालों की जाति, ठीक है। कथा सुनाने वालों की एक जाति थी। ये यहाँ तक के क्लियर हुआ। अब 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। इसके आगे हम देखेंगे कि भाई 15वीं और 16वीं शताब्दियों में क्या हुआ? भक्ति आंदोलन, प्रसार, ठीक है। अब 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। इस प्रसार के साथ साथ कथक जो नृत्य है इसे भी एक विशिष्ट शैली के रूप में धारण किया गया। इसके साथ ही क्या हुआ? कथक नृत्य को क्या हुआ? एक विशिष्ट शैली के रूप में धारण किया गया, ठीक है। तो धारण किया गया कैसे धारण किया गया कि क्योंकि ना क्यों इसको धारण किया गया कि जो भक्ति आंदोलन हुआ करता था
उस वक्त 16वीं और 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में कहानियाँ सुनाई जाती थी। भक्ति आंदोलन की जो कहानियाँ है ना वो सुनाई जाती थी, कि भक्ति आंदोलन का प्रसार करने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती थी। अब कहानियाँ सुनाने के लिए, जिसमें कहानियाँ हुआ करती थी भक्ति आंदोलन के प्रसार के लिए, क्या सुनाई जाती थी? कहानियाँ सुनाई जाती थी। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख के बताते कि कहानियाँ सुनाई जाती थी। अब कहानियाँ किसकी थी? राधा और कृष्ण। भक्ति आंदोलन, भक्ति जो काल था उसमें राधा और कृष्ण। तो भक्ति आंदोलन के प्रसार के लिए कहानियाँ सुनाई जाती थी। ये कहानी थी राधा और कृष्ण की जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसको सुनाई जाती थी, जिसमें सबसे ज्यादा जिसे कहते थे रास लीला, ये कहानी, ये राधा और कृष्ण की कहानियां थी, पौराणिक कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत जिसे रासलीला कहा जाता था। अब इस रासलीला को सुनाने के लिए कथक जो शैली है इसको एक विशिष्ट, इसलिए इस कथक शैली को धारण किया गया। कथक शैली के दौरान रासलीला की कहानियां सुनाई जाती थी। कैसे कि रासलीला में जो लोक नृत्य होता था, है ना, ये रासलीला का जो लोक नृत्य था, रासलीला का लोक नृत्य के साथ क्या होता था? कथाकार के मूल्य हाव भाव से भी जुड़े होती थी। ये कहानियां जो है ना, यहाँ तक कि हम फिर से समझा दें कि जो राधा और कृष्ण की जो पौराणिक कहानियां हैं उसे रासलीला कहते थे। इस रासलीला को बताने के लिए कथक शैली को धारण किया गया, और इस कथक शैली के लोक नृत्य के साथ साथ कथक के जो कथाकार थे उसके हिसाब से ये कहानियां बोली और सुनाई हम जाती थी, जिसे कथक शैली में और हाव भाव पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें ही आगे बढ़ते हुए जो मुगल बादशाह थे और उनके जो शासक थे, उनके जो अभिजात थे के जो शासन काल में क्या हुआ? कथक नृत्य जो है, कथक नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। ये एक हो गया, इसके लिए हम कथक का है। इसके बाद जो है ना, मुगल बादशाहों के दरबार में क्या हुआ करता था? कथक नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, मुगल बादशाहों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। अब प्रस्तुत किए जाते थे, फिर क्या हुआ? ये इसी वजह से इसको एक विशिष्ट शैली मिली, और इसके यही आगे चल के क्या है, इसकी दो परंपराएं हुई। जो घरानों में फला फूला, कथक नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में ये धारण होने के बाद इसकी दो परंपराएं हुई। परंपराएं जो क्या है, घरानों में फली फूली, और घरानों में फली फूलने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा था राजस्थान, जयपुर राजस्थान और लखनऊ। ठीक है, तो ये राजस्थान और लखनऊ में हुआ करती थी इसकी परंपरा। इन घरानों में, राजस्थान और लखनऊ के घरानों में ये परंपराएं चलती थी। फिर जो अवध के जो अंतिम नवाब थे, ठीक है, अब क्या है? अवध ये एक राज्य के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, इनके दरबार में इनके जो संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। क्या? कथक। इनके संरक्षण
क्या हुआ इनके संरक्षण में, क्या हुआ इसका प्रमुख कला। ठीक है, क्या कथक नृत्य। ठीक है, यहाँ पर मुगल बादशाहों में कथक नृत्य उनके दरबारों में हुआ करता था, और दो परंपराएं जो राजस्थान और लखनऊ के घरानों में ये परंपराएं चली कथक नृत्य की। फिर इसके आगे जो अवध के अंतिम जो बादशाह थे, नवाब थे, वो नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने इनके संरक्षण में ये कथक नृत्य एक प्रमुख नृत्य के रूप में उभरा। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि 1850 से लेकर 1875 1850 से 1875 के दरमियान कथक नृत्य के बारे में आगे 1850 से 1875 के दरमियान जो नृत्य शैली है, नृत्य शैली हमने ऊपर बताया, नृत्य शैली क्या, राजस्थान और क्या बोला था, लखनऊ। ठीक है, राजस्थान और लखनऊ, ये बताया ना कि इन घरानों में ये इसका चलन शुरू हुआ था। अब इसके ये जो शहर है, इन लखनऊ और राजस्थान शहर के साथ साथ यह कथक नृत्य की शैली इनके अलावा भी कहाँ हुई है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, फिर बिहार। तो बिहार, मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके, मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में भी ये कथक नृत्य की जो शैली है वो संस्थापित हुई। कहाँ, राजस्थान और लखनऊ। 1850 और 1875 के दरमियान राजस्थान और लखनऊ में ये शैली, इसके साथ साथ इन शहरों में ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में भी कथक नृत्य की शैली संस्थापित हुई। ठीक है, और इनकी कहानियां जो है, मतलब अब ये कथक नृत्य कैसे होते थे कि कथक नृत्य की जो संचालन हुआ करता था वो बहुत ही क्लिष्ट हुआ करता था, और उत्तम वेशभूषा होती थी, मतलब बहुत उसकी जो वेशभूषा होती थी। आज भी हम कथक नृत्य देखते हैं तो उनका जो पहनावा होता है वो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, और कहानियों के साथ साथ कथक नृत्य में अभिनय, एक्टिंग भी दिखाई जाती थी। मतलब कथक नृत्य के दरमियान क्या क्या होना ज़रूरी होता था, ये बहुत ही उनका संचालन एक तो क्लिष्ट होना चाहिए, उत्तम वेशभूषा, उसके बाद फिर उनकी कहानियाँ भी उत्तम होनी चाहिए। कहानियों के साथ साथ जो उनके हाव भाव, जैसे हमने पहले बताया कि हाव भाव भी जुड़े होते थे, और फिर बाद में इसके साथ साथ इस नृत्य में अभिनय भी दिखाया जाता है। फिर क्या है कि जो अनेक सांस्कृतिक जो गतिविधियों की तरह कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। इसको कथक को क्या किया, नापसंद किया। कब, यहाँ लिख देते हैं हम कि 19 और 20 शताब्दी में क्या हुआ, ये नापसंद की गई। ब्रिटिश ने दूसरे शैली के साथ साथ इस शैली को भी नापसंद किया। फिर क्या हुआ कि यहाँ फिर भी जीवित रहने के साथ साथ ये जीवित रही, और गणितीय जो था गणिकाओं द्वारा ये पेश किए जाते थे। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य में इसको जगह मिल गई, मतलब शास्त्रीय नृत्य में इसका
को कथक नृत्य को मान्यता मिली। ठीक है, तो ये थे आज हमारे आज हमारा क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण भाग 2 के अंतर्गत राजपूत और शूरवीरों की परंपराएं देखी। उसके बाद क्षेत्रीय सीमांतों के परे हमने सबसे ज़्यादा अहमियत में जो था उसे देखा, कथक नृत्य की कहानी देखी। कहानी किस तरह से हुई, कथक नृत्य क्या है, उसकी शैली कैसी होती है, वो कैसे पेश किया जाता है, उसमें कहाँ से कहाँ शुरू हुई, फिर उसे किसने अपनाया, किसने क्यों अपनाया, है ना, ये देखा। फिर कहानियाँ जो बोलते थे, किन लोगों ने किसके शहर में इसकी जगह बनी, इसको किन किन शहरों ने इसे माना, ब्रिटिश ने इसे नापसंद किया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कथक नृत्य को देश में क्या हुआ, शासकीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। तो ये था हमारा आज का क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। ठीक है, तो हम यहीं पर इसे रोकते हैं। थैंक यू।